छोटे शहर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हैं। कुंज बिहारी जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग कुंज साहब। और इरकॉन इन्होंने लिए हुए हैं सर कुछ शेयर, और आईआरएफसी लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि निकल जाएं या बजट तक इंतज़ार करें। इंटरेस्टिंग है सर, बजट तक इंतज़ार करने वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये जो ये रेलवे वाली शेयर हैं, इरकॉन, आईआरएफसी, ऐसी कंपनियों पर क्या करें सर? तो देखिए इरकॉन स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करें बेहतर रहेगा। तो इरकॉन की अगर जहां तक बात है और आपका नजरिया थोड़ा लंबे समय का है, आने वाले 3 से 4 महीने का है, तो मेरे ख्याल से इरकॉन में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कहीं पर भी चार्ट्स पे रिवर्सल के या बुलिश साइन नहीं देखने को मिले हैं। बुलिश स्टॉक तभी होगा जब 182 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। इसलिए अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो 150 रुपए के स्टॉप लॉस से इरकॉन को होल्ड कर सकते हैं। आईआरएफसी की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ध्यान रखिए। यहाँ पर एक एक सपोर्ट आता है, बहुत पास में सपोर्ट है एक्चुअली, वो 118 के आसपास, 118 रुपए के आसपास। अगर स्टॉक 118 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो 100 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? स्ट्रेंथ तो आपको 130 रुपए के ऊपर ही मिलेगी। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा शायद। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है दानिश उस्मानी जी का, विक्रम सोलार। सर 347 के रेट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री तो है नहीं, तो यहाँ पर व्यू देना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म व्यू मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो कल का लो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 295 का। अगर 295 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ आएगी 320 रुपए के ऊपर। अगर 320 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो जो जो रिसेंट हाई 400 रुपए के आसपास, 350 के आसपास था रिसेंट हाई, वो लेवल स्टॉक टच कर सकता है। ठीक है। रूहुल अलोम जी का सवाल है सर, फिजिक्स वाला 155 में लिया था, अभी क्या करें? देखिए डेटा नहीं है चार्ट्स पे, तो इस पे व्यू मेरा नहीं होगा। ठीक है सर। आई नो आज 7.5% नीचे है, और हम इसकी बात भी कर रहे थे कि ये जो कोचिंग सेंटर वाले शेयर होते हैं और एजुकेशन वाले होते हैं, इनके जनरली रिस्पांस बहुत अच्छे मिले नहीं हैं। आप कितने भी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए सारे शेयर्स की, तो ये थोड़ा सा फंस जाते हैं इसमें निवेशक। प्रसाद ककड़े शाह जी हैं, इनका फ्यूजियामा सोलर आईपीओ। सर आईपीओ पर आप आईपीओ का सेगमेंट देखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मानस सर टेक्निकल एनालिस्ट है तो उनसे टेक्निकल सवाल ही पूछूंगा। मनीष कुमार जी का सवाल है, नेटवेब टेक। सर बाय रेट है इनका 3600, इस पर क्या करें? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर नेटवेब। नेटवेब, ओके। तो देखिए नेटवेब में अगर आप देखें तो करीब 4400 से कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए। स्टॉक अभी भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपके पास पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप 6 महीने होल्ड करना चाहते हैं तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन है। ऐसा हो सकता है कि यहीं कहीं पर शायद 3000, 3200 या 3000 की रेंज में स्टॉक सपोर्ट ले ले मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2800 रुपए का। 2800 के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए स्टॉक। रैली रिज्यूम होगी 3800 के ऊपर। अगर 3800 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो रैली रिज्यूम होगी। फिर आपको 4400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है और शायद 4800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। जो लोग आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे पूछ रहे हैं सवाल, उनको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज हमारा स्टॉक एक्सरे उसी पर रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है पूनम पाल जी का, बीएचईएल पर। सर कोई स्टॉप लॉस या टारगेट बता दीजिए। देखिए बीएचएल का जो ट्रेंड, अगर आपके पास ये मीडियम टर्म का पिक है तो आप बिल्कुल अब बने रहिए, क्योंकि चार्ट तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक में पोटेंशियल है 330 335 के लेवल को टेस्ट करने का। तो आप पोजीशन को होल्ड करिए, स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, जो कि 270 रुपए है। जानीविद एएसके के नाम से आईडी है, रिको ऑटो, इसके बारे में पूछ रहे हैं सर। 109 रुपये के लिए हुए इन्होंने। तो देखिए 109 के हिसाब से आपने लिए हुए हैं और आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बने रहिए, 95 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, हालांकि आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट फिर भी मेरा समझना है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। 135 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो, 94 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
ठीक है। पारादीप फॉस्फेट, पूनम पाल जी का सवाल है सर, इस पर आपका व्यू सर। कभी भी देखिए मौका मिले, कभी उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए 154 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ध्यान रखिए खरीदारी अब आपको 184 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क सर, GDL, ये आपको अभी भी ये इट्स नियर ऑल टाइम लो, क्यों? ये क्यों का सवाल, उत्तर तो थोड़ा देखना पड़ेगा फंडामेंटली, लेकिन गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क सर, क्या लग रहा है आपको? जी मैं नहीं, मैं इसके चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ। जीडीएल गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, मैं एक बार देख लेता हूँ सर। अब सर केवल गेटवे के नाम से आ रहा है ये, पहले GDL ही, आप सही बोल रहे हैं सर, हम भी पहले GDL ही देखते थे इसको, अब जी इसका जी कोड हो गया गेटवे। बिल्कुल। तो ये आई थिंक 61 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। हाँ जी। देखिए अभी जो 2 दिन पहले का लो बना है 55 56 के आसपास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। जब तक स्टॉक 55 के ऊपर ट्रेड करता रहे आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आज रिवर्सल है, लेकिन मेरा समझना है कि स्ट्रेंथ आएगी 64 रुपए के ऊपर। अगर 64 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ आएगी और तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है, 55 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं इस उम्मीद में कि अगर 64 का लेवल ब्रेक हो गया तो उसके ऊपर 10-12 रुपए का आपको स्टॉक जरूर दिखा देगा। मानस सर, देखिए, इन्होंने पिक तो सही निकाली हुई है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, मतलब अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी इतनी भी ख़राब नहीं है। कंपनी ने हर क्वार्टर में करीब 60-65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी का 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, करीब 120 करोड़ रुपए के हैं। EPS भी ठीक है। कंपनी की पिछले 2 क्वार्टर से करीब ₹1.20, ₹1.34 हर क्वार्टर की EPS आ रही है। तो करीब करीब आप ये मान के चल सकते हैं कि ₹6 की EPS कंपनी जनरेट कर लेगी इस साल में। हाँ, इनका जो मार्च क्वार्टर था वो ज़रूर ख़राब था, जिसमें कि कंपनी का एक लॉस आया था वन ऑफ, लेकिन उससे पहले कंपनी के हमेशा प्रॉफिट ही रहे हैं 60 से 70 करोड़ रुपए के कंसिस्टेंटली। और ऐसे में एक शेयर जब ऑल टाइम लो लगाता है या उसके मतलब या 52 वीक लो लगाता है तो थोड़ा सा दर्शकों को या निवेशकों को परेशानी तो होती है। सर कोई ऐसा लेवल जो कि आपको लग रहा हो कि ये लेवल ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इसको कोई बॉटम फिशिंग करनी हो तो? देखिए मैं स्टॉक को, जो मेरा मीडियम टर्म आउटलुक होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। उसका रीजन ये है, देखिए अगर आप निफ्टी में देखें तो 2024 से लेकर 2025 तक बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम 24 से 25 को कंपेयर करें, गेटवे में 120 के आसपास के हाइस बने थे 2024 में, और आज 60 रुपए, मतलब आधा हो गया स्टॉक। मेरा मेरा समझना ये है कि यहाँ पर जब तक कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन ना हो यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इस आउट परफॉर्मेंस का कोई रीजन जरूर होगा फंडामेंटली, तभी स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिली है। और ऐसे स्टॉक में जहां पर आपको इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, वहां पर तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। या तो आपको मंथली चार्ट पे कोई रिवर्सल के, टेक्निकली चार्ट्स पे कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, और या तो आपके पास कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन हो स्टॉक को पिक करने का। ठीक है। आज काफ़ी हमारे साथ नए मेंबर जुड़ रहे हैं मनी 9 में, और धर्मेंद्र सिंह जी, मनी अर्न टिप्स के नाम से एक आईडी है, राहुल चौधरी जी हैं, मनीष कुमार जी हैं, इरशाद शेख जी हैं, और बहुत सारे दर्शक हैं जो कि आज हमारे साथ मनी 9 के प्राइम मेंबर बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मनी 9 की फैमिली में, आप हमारे साथ जुड़े। अब आप सर्विसेज का फ़ायदा लीजिए सर। आपको प्रायोरिटी बेसिस पर जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक हम स्पेशल शोज़ करते हैं अपने मनी 9 के प्राइम मेंबर्स के लिए, उन सभी का आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो ये आपके लिए 3 कैटेगरीज़ हैं जो कि जो दर्शक हैं जो इन कैटेगरीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इकोनॉमी में 179 रुपीज़ पर मंथ का प्लान होता है, जिसमें आपको मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एनालिसिस मिलते हैं। 299 का एक स्टैंडर्ड पैक है जिसमें आपको और 3 सर्विसेज एक्स्ट्रा मिलती हैं, जिसमें मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉर्ट सेशन, ये भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। और उसके साथ अगर आप 599 का VIP प्लान लेते हैं, उसमें आपको प्रायोरिटी आंसर टू मेंबर क्वेरीज, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस, जहाँ पर कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। साथ ही अगर जो दर्शक रिजॉइन होना चाहते हैं, वो मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने
जुड़ने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम का विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो इस तरह से आप हमारे मेंबर बने रह सकते हैं और जो नए मेंबर हैं उनके लिए हमने नए प्लान्स बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो अगला सवाल हमें मिला है मिर्ज़ा यामीन अहमद साहब का, बोल रहे हैं कि सर मैं रियाद से हूँ और मेरा पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स हैं। एक तो मदरसन सुमी, एनएमडीसी और सीमेंस। 2 प्रॉफिट में हैं लेकिन एनएमडीसी प्रॉफिट में नहीं है। एनएमडीसी पर सर, मानस सर, आपकी राय क्या रहेगी? तो देखिए एनएमडीसी में जब तक 79 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। पिछले करीब 10 हफ्ते देख लें तो स्टॉक 80 रुपए पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 70 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं होगा कोई डायरेक्शनल कॉल लेना ठीक नहीं होगा। आपके पास पोजीशन है तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्ट्रेंथ मिलेगी 80 रुपए के ऊपर, और अगर 80 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो 90 92 तक भी स्टॉक जा सकता है। अभी के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 70 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि HUL पर सर जो डिमर्जर हो रहा है इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? मिर्जा साहब, कल ही बात हुई थी हमारी HUL के डिमर्जर को लेकर। हालांकि कल अच्छा शेयर चला भी है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। क्वालिटी वॉल्स के साथ इसका डिमर्जर हो रहा है और जो रिकॉर्ड डेट है वो 5 दिसंबर है। 3% ही कंट्रीब्यूट करता है क्वालिटी वॉल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर क्यों चला कल और आज भी क्यों स्ट्रेंथ दिखा रहा है? उसका रीज़न है सर कि क्वालिटी वॉल्स के अलग होने से हिंदुस्तान यूनिलीवर के इनफैक्ट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। क्वालिटी वॉल्स का जो बिजनेस है इनके मार्जिन्स को थोड़ा कम कर रहा है, वो अलग हो जाएगा तो इनके ओवरऑल मार्जिन्स कम हो बढ़ जाएंगे। तो ये एक रीज़न है। दूसरा कि 1:1 का रेशो है क्वालिटी वॉल्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर धारकों का, यानी कि जिसके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर हैं उसको एक क्वालिटी वॉल्स का शेयर मिल जाएगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि क्वालिटी वॉल्स का शेयर मार्च तक लिस्ट भी हो जाएगा और क्वालिटी वॉल्स की फिर जो कंपटीशन होगा वो वाडीलाल से होगा, यहाँ पर कि उसको आइसक्रीम सेगमेंट की एक अलग ही स्टोरी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगी, जहाँ पर वाडीलाल के 7% एबिटा मार्जिन्स हैं और क्वालिटी के बहुत कम हैं, 1-2% पर ही मार्जिन शायद चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी वॉल्स को फिर अलग करके यहाँ पर सिनर्जी क्रिएट होगी। और ये सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंडिया में नहीं किया, उन्होंने अक्रॉस ग्लोब जो भी उनके आइसक्रीम के ऑपरेशंस हैं उनको अलग कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के लिए हुई है। मानस सर, HUL पर आपका व्यू सर? देखिए जिस जगह से रिवर्सल देखने को मिला है वो जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 वीक मूविंग एवरेज आता है 2400 रुपए के आसपास और 2400 के आसपास ही बॉटम बना है। कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक ये जो रेंज है पूरी 2450 से 2500, इस रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन ना करना शुरू करे तब तक स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी है। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, ये चारों एवरेजेस इसी रेंज में आते हैं। तो अगर 2500 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2390 का स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सैनको का, 647 रुपये के लिए हुए हैं अमित चौधरी साहब ने। सर इस पर क्या करें? आपने स्टॉक सेनको की बात की? जी सर, सेनको गोल्ड सैनको की बात? गोल्ड सर, हाँ जी बिल्कुल। जी जी, तो देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बीच में मेरे ख्याल से अगस्त के मंथ में स्टॉक ने अटेम्प्ट किया अपने 200 डे मूविंग एवरेज को के ऊपर निकलने के लिए, लेकिन वहां पर वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। एक वीक स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास पोजीशन है तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। खरीदारी करने का जो स्तर है वो 400-405 रुपए के ऊपर ही होगा। अगर 405 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें स्टॉक में। ठीक है सर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, मैं एक तो दर्शकों से ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो बार अपना सवाल भेज दें, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आपका सवाल एक बार स्किप हो गया तो दोबारा भेज दें, उसके ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो बाकी लोगों का भी स्किप हो जाता है। मोबीक्विक सर, इस पर क्या टारगेट रहेगा? रिजवान मंसूरी जी पूछ रहे हैं। 280 का ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो देखिए कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। नीचे की तरफ 240 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। रेजिस्टेंस का स्तर 275 रुपए है। अगर 275 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। आपके पास पोजीशन है तो 240 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है। एक कंपनी है GK एनर्जी,
₹184 का शेयर है मानस सर, इस पर आपकी राय सर? देखिए, नया स्टॉक है, हिस्ट्री बहुत कम है। मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म हम्म। में वीक लग रहे हैं चार्ट्स। अगर ये 180 रुपए के नीचे निकलेगा, उसके नीचे जाएगा, तो आपको 165 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आपने एक शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाई है, तो आपको 180 रुपए के 175 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा लेना है। उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। ठीक है। हिमांशु नारंग जी हैं, ये पूछ रहे हैं जेके टायर के लिए कोई न्यूज़ है क्या, इसमें इन्वेस्टेड रहें या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, या एग्जिट कर लें? सर जेके टायर, इस पर क्या जी, व्यू रहेगा आपका? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए, जो कि 550 रुपए के आसपास है। 2024 में ये हाईज बने थे। उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन जब वापस रिवर्सल देखने को मिला है, तब तब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है। 400 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, 550 रुपए के टारगेट के लिए। बिल्कुल। सर जेके टायर चलने की वजह ये है कि जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं दर्शक, कि इनके रिजल्ट बड़े शानदार देखने के लिए मिले थे Q2 के, यानी कि जुलाई सितंबर तिमाही के। कंपनी ने 227 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कराया था 140 करोड़ के मुकाबले, और मार्जिन्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। कंपनी का रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे बढ़े हैं, 3622 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 4000 करोड़ आया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 421 करोड़ से बढ़कर 521 करोड़ आया। वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी की ईपीएस इसी क्वार्टर की ₹8 आ गई थी, और पिछले क्वार्टर की ₹6, तो ₹14 की ईपीएस तो कंपनी की पहले हाफ की हो गई। एनुअलाइज कर दो तो ₹28 की ईपीएस हो गई। इसीलिए काउंटर तेज़ी से चला है। अगर आप इसको रिजल्ट्स के बाद से इस क्वार्टर से देखेंगे तो थोड़ा सा इस काउंटर पे अच्छा मूव आपको देखने के लिए मिला है। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे अपोलो टायर या एमआरएफ, वहाँ पर भी मूव थोड़े थोड़े तो मिले हैं। सर अपोलो टायर पर मानस सर आपका व्यू, क्योंकि इनको तो इंडिया की स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है क्रिकेट टीम की, और अब जो खिलाड़ी प्लेयर्स जो हमारे खेलते हैं उनकी टी शर्ट पर लिखा होता है सामने अपोलो टायर। अक्सर थोड़ा सा सोशल मीडिया मीम्स में, या थोड़ा सा हल्के पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जिसका नाम इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ जुड़ता है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं बाद में। पहले सहारा का नाम आया था, फिर बायजूस का नाम आया था, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हुई हैं। अपोलो टायर ठीक है ना सर, सेहत वाइज? तो बिल्कुल, देखिए, अभी तक तो ठीक है। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, लेकिन फिर भी चार्ट्स के हिसाब से तो अभी भी ठीक लगता है। लेकिन अगर आपने दोनों स्टॉक को कंपेयर करें, जेके टायर्स और अपोलो टायर्स, आई थिंक इस टाइम पे बढ़िया बेट जेके टायर है, अपोलो टायर्स नहीं है। लेकिन ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है। जब तक 475 के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक आप पोजीशन को होल्ड करें। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 540 के आसपास। अगर 540 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे, तो शायद आपको 610 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो आई थिंक जेके टायर्स बेहतर लगता है। ठीक है। अमोल पारिक साहब हैं सर, जीएमआर एयरपोर्ट पर पूछ रहे हैं, सेल या होल्ड? देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स पे बिल्कुल बाय बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत बार स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया है। लेकिन अब ध्यान रखिए, स्टॉक ने 2024 के हाई को भी ब्रेक किया है कल, 2 दिन पहले। उसके बाद कल भी हमने कंसोलिडेशन देखा, और आज भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया पिक हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 6 से 8 महीने के एक टारगेट सेट करने हो, तो वो 135 140 रुपए के आसपास के आते हैं। करंट लेवल्स पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 90 रुपए के नीचे लगाना है, टारगेट 135 140 सेट करने हैं। ठीक है। निष्ठा श्रीवास्तव, इनका सवाल है सर, CDSL ₹1500 के लिए हुए हैं इन्होंने, अभी इस पर क्या व्यू रहेगा? और पंजाब नेशनल बैंक 114 के लिए हुए हैं, दोनों के टारगेट सजेस्ट कर दीजिए सर। तो देखिए, सीडीएसएल में बने रहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 1580 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1740 के टारगेट सेट करने हैं। पीएनबी में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। और देखिए, जितने भी पीएसयू बैंकिंग है, अगर आप जो दूसरे छोटे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लीजिए, कैनरा बैंक की बात कर लीजिए, पीएनबी की बात, सब बेहतरीन लगते हैं। और पीएनबी भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 140 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। 116 रुपए के नीचे आपको अब स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर, यहाँ पर इन्फीबीम अवेन्यूज़ पर सुमेन पान जी का सवाल है, सर क्या ये राइट टाइम है एंट्री करने का? हमने इसको स्टॉक एक्सरे में परसों भी बात की थी, और
ये काउंटर थोड़ा बहुत चला भी, अभी फिर उन्हीं लेवल्स पर आ गया 19 रुपये 50 पैसे के आसपास। दौलत कैपिटल की रिपोर्ट आई थी सर, कंपनी कह रही है कि 38% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कर लेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। और दौलत कैपिटल मानते हैं कि इस साल के साथ साथ कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर होगा वो काफ़ी टर्न अराउंड होगा, 3-4 गुना कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी का शेयर कितना चल पाता है इन सब खबरों से। आपको क्या लग रहा है मानस सर? देखिए, कोशिश कर रहा है स्टॉक एक बड़े मूव के लिए, लेकिन हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। कल ब्रेकआउट था, एक्चुअली कल 20 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट था, लेकिन आज स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट मेरा समझना है कि अगर किसी ने पोजीशन बनाई है और आपके पास टाइम फ्रेम 2 से लेकर 6 महीने तक का है, तो आप बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में। 17 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। ऊपर की तरफ सबसे पहले आपको 24 रुपए का टारगेट करना है। 24 के ऊपर 28 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन वोलेटाइल स्टॉक है, तो अगर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए स्टॉक में, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करके निकल जाना चाहते हैं तो 17 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं मनमोहन साहब, ये पूछ रहे हैं कि सर वेल्सपन लिविंग, जेके टायर, केपीआर मिल्स और मोंटे कार्लो, इन पर आपका व्यू। मेरा व्यू तो सर फंडामेंटल थोड़ा बहुत मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ, व्यू कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको फंडामेंटली जेके टायर पर तो अभी हमारी विस्तार से बात हो ही गई है मानस सर से, लेकिन वेल्सपन लिविंग पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपके लिए ले लेता हूँ। वेल्सपन लिविंग सर, देखिए दुनिया में नंबर 1 है टॉवल बनाने में। ये आपको जानकर शायद खुशी होगी अगर आप शेयर होल्डर हैं। और इसका जो विंबलडन और जगह जगह पर आप देखते हैं इंटरनेशनली, तो टॉवल सबसे ज़्यादा इन्हीं के बिकते हैं, वहाँ तक इनके टॉवल यूज़ किए जाते हैं। और इनका 88% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और डोमेस्टिक रेवेन्यू इनका हार्डली 12% ही है। और कंपनी की ग्लोबल रीच 60 कंट्रीज़ में है, और सबसे ज़्यादा इनकी जो रीच है वो यूएसए में है। अब प्रॉब्लम यही है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील हुई तो एक काउंटर की जो दिशा और दशा होती है वो अलग तरीके से डिसाइड होगी, वरना नहीं होगी। थोड़ा मुश्किल में रहा भी, इस काउंटर ने झेला भी, जैसे जैसे यूएस की ट्रेड डील को लेकर खटाई में पड़ती हुई बातें नजर आईं। अब होप है कि ट्रेड डील शायद नवंबर एंड या दिसंबर में हो जाएगी, तो इस खुशी में ये पहले से एंटीसिपेशन में थोड़ा चला है। मानस सर, ये तो कुछ फंडामेंटल बातें रहीं। टेक्निकली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसने अपना जो ट्रेड डील का जो पेन था वो झेल लिया है, या अभी पेन बाकी है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में लो बना था 110 रुपए का, वहां से हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन आज 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। मेरा समझना है कि अभी भी एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे, टाइम फ्रेम रखेंगे करीब 6 से 8 मंथ का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। आपको जो स्टॉप लॉसेज है वो 124 रुपए के नीचे लगा के रखने हैं। 124 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 165 से 170 ये आपकी टारगेट रेंज रहेगी। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सेगलिटी पर। सर यहाँ पर बाराबंकी एएसपी के पैक के नाम से एक आईडी बना हुआ है कि सेजिलिटी का क्या मूवमेंट है, आज के लेने वाला है क्या, और कब तक ये थोड़ा मूव करेगा? सर सेजिलिटी ये 50 रुपये का जो शेयर है, 49-50 रुपये वाला शेयर, इस पर आपका कोई राय है सर? देखिए, राय तो कोई खास नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं, तो लॉन्ग टर्म का व्यू वैसे भी नहीं बनता है टेक्निकली। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब आपको थोड़ा अप्रोच कॉशियस रखनी पड़ेगी। अगर 47.50 के नीचे स्टॉक फिसलेगा तो 44 रुपए तक का टारगेट भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। खरीदारी नहीं करनी है इस गिरावट पे। अगर आपके पास पोजीशन है तो 47.50 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। वैसे सेजिलिटी के जो रिज़ल्ट्स आए थे उसके बाद अच्छा मूव आया था काउंटर पर, और कंपनी के रिज़ल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 1325 करोड़ से बढ़कर 1658 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था, और प्रॉफिट 117 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ हो गए थे। लगभग 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट में जंप देखने के लिए मिला था। लेकिन कंसर्न वही है कि 250 करोड़ के रेवेन्यू पर भी कंपनी की ईपीएस 50 पैसे 54 पैसे है, तो ये थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी सर देखनी होगी। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, जो सवाल है, मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार एक सवाल को ना पूछें, उससे बहुत सारे दर्शकों के सवाल काफ़ी नीचे जा रहे हैं। इरशाद शेख साहब का सवाल है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स पर। सर ईएमआईएल
ये शेयर इन्होंने 163 के लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है। क्या करें सर, ये काउंटर काफ़ी नीचे आ गया है। देखिए, कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और खरीदारी 160 रुपए के ऊपर ही करनी है। एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और नीचे की तरफ शायद 115 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। तो कभी भी कोई उछाल मिले, 135 के आसपास स्टॉक है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलें और खरीदारी 155 रुपए के ऊपर ही करें। फिजिक्स वाला और कैनरा एएमसी सर, मैं अभी प्रदीप जी आएंगे तो थोड़ा सा उनसे बात कर लूँगा, क्योंकि मानस सर चार्ट नहीं देखते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म वाले जिनके चार्ट नहीं होते हैं ज़्यादा। और सवाल आगे ले लेता हूँ सर, CDSL ये 1500 रुपये का लिया हुआ है, इस पर आपकी राय सर? तो देखिए, सीडीएसएल में बने रहना चाहिए। सीडीएसएल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, 1655 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 1590 1590 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 1750 1775 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अरमान अली साहब हैं सर, ये पूछ रहे हैं GM ब्रेवरीज एंड तिलक नगर में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? तिलक नगर 510 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैं सही हूँ? हाँ, तिलक नगर बिल्कुल सर। GM ब्रेवरीज 1100 वाला है और तिलक नगर इंडस्ट्री 511 रुपये वाला है, 5% ऊपर है। जी। तो देखिए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को नई पोजीशन बनाई जा सकती है एक्चुअली। 440 के स्टॉप लॉस से, 440 के स्टॉप लॉस से एक नई पोजीशन बनाए, टाइम फ्रेम रखे करीब 3 से 6 महीने का और टारगेट सेट करें 650 के आसपास के। जीएम बेवरीज को अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक मूव देखने को मिला था। स्टॉक करेक्टिव मूव में है और हो सकता है कि करेक्शन डीप हो जाए, शायद 950 से स्टॉक फिसल जाए, तो यहाँ पर अभी खरीदारी ना करें। इसी क्षेत्र से रेडिको पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखिए, रेडिको के चार्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। मैंने मॉर्निंग में ही देखे और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक चार्ट्स पे दिखा रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में अगर एक टारगेट सेट करने हो मीडियम टर्म के तो वो 4000 के आसपास के रहेंगे। आज ऑलरेडी 10% ऊपर है तो अब खरीदने का मौका थोड़ा कम है। डिप मिले तो 3375 के आसपास खरीदारी करें 3150 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर फिशर पर मैं अंशुल जी से ही बात करूँगा क्योंकि ये उन्हीं ने बताया था शेयर। हालांकि वो बता भी चुके हैं सर आपको, सुमित जी की उनका स्टॉप लॉस कट चुका है 105 पर। अब उसमें बार बार ना ही देखें। मानस सर, आपकी कुछ रडार पर कुछ कोई शेयर है क्या? तो देखिए, पहले तो कैंप्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कैंप्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है तो करंट लेवल्स पे आप यहाँ पे खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। 3974 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कैंप्स में। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक ट्रेड लिया जा सकता है, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। रिलायंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 1529, 1529 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1560 तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है सर। मानस सर, इसमें आपने शॉर्ट टर्म एक बार फिर टारगेट बता दीजिए सर। तो देखिए, टारगेट है 1560 रुपए के, स्टॉप लॉस है 1529 रुपए के। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिनों का ट्रेड के बारे में बात की है। जो अच्छा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो भी काफी बेहतरीन है। मेरे ख्याल से इस बार स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तो टेस्ट करेगा ही करेगा, 1608 के आसपास जो की है। लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम है 6 से 8 महीने का तो ये एक बढ़िया पिक हो सकता है क्योंकि इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि स्टॉक 1608 को ब्रेक करेगा और 1750 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1425 के नीचे और टारगेट आपको सेट करने हैं 1750 के आसपास। ठीक है, तो 1560 का टारगेट मानस सर का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 1540 चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए। 11 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का टारगेट। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं हमारे, वो देख सकते हैं। मानस सर की ये राय है। और मीडियम टर्म में भी सर को चार्ट अच्छा लग रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिए, बाजार का सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ा दिग्गज, उस पर सर की राय यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है मानस सर, एक दो सवाल और लेता हूँ, फिर बस हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ने वाले, उनसे राय लेंगे। एक सवाल हमें मिला है सर यहाँ पर CDSL पर, भारती देवी जी का। सर, इस पर आपकी राय सर?
देखिए सीडीएसएल पे थोड़ी देर पहले ही मैंने व्यू दिया है, 1590 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, 1750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर बजाज फिंसा पर सुभजीत राय जी का ये पूछ रहे हैं कि सर 1650 पे कुछ शेयर लिए हुए हैं दिसंबर 2022 के, क्या करें, होल्ड या सेल, या शिफ्ट भी कर सकते हैं, पैसा बन रहा है सर इनका? देखिए पैसा बन रहा है, और मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि अगर हमें आने वाले 8 से 10 महीने के एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 2500 रुपए के आसपास के आते हैं। तो बजाज फिंसर्व में भी बने रहना चाहिए, डिप पे खरीदारी भी करनी चाहिए, स्पेशली जब तक 1900 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे। एक हमारे दर्शक हैं अरिहंत योगी साहब, वो बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मानस सर, व्यू ऑन मॉस्चिप एट 247 और मोबीक्विक 290 का, कैन आई होल्ड और एवरेज? सर ये मॉस्चिप में मेरी अभी भी तपन सर से भी बात हो रही थी, वो अलग, वो उनका व्यू अलग था, लेकिन आपका टेक्निकल व्यू क्या है सर? देखिए स्टॉक परेशान कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि एक बड़ी रैली हमने सितंबर के मंथ में देखी थी, 165 से लेकर करीब 275 तक। उसके बाद से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ऑलरेडी स्टॉक फिसल चुका है, आज 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, बहुत कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए। आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए 210 रुपए का, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ठीक है। मोबीक्विक पर सर 290 का लिया हुआ है। देखिए बॉबी केक पे आपके शो के दौरान मैंने व्यू दिया है। हम्म। जहां तक मेरे को याद पड़ता है, मैंने बोला कि अगर आपके पास पोजीशन है तो 225 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करें। स्ट्रेंथ नहीं है, ये ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ तो आएगी 325 रुपए के ऊपर ही। MSTC, ये एक और सवाल मिला है सर कियान हसमुख जी का, 551 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या व्यू रहेगा सर? देखिए स्टॉक में एंट्री तब तक ना करें जब तक ये जो पूरा रेंज है 560 से 580, इस रेंज को स्टॉक ब्रेक ना करे। अगर 580 रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें। आपके पास पोजीशन है तो आपको अप्रोच आपकी कॉशियस रहेगी। स्टॉप लॉस 470 रुपए का जरूर से लगा के रखिए। मानस सर, हल्दर साहब से जोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, तो अगर आप कुछ और समय दे सकें तो इट वुड बी माय रिक्वेस्ट, अगर है तो। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। अगला सवाल हमें मिला है संदीप सरोहा जी का, JSW इंफ्रा में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में नहीं, बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आपके पास पोजीशन है तो 270 का स्टॉप लॉस लगा लें। खरीदारी करने का स्तर है 300 रुपए, अगर 300 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर टाटा पावर पर सर 6 मंथ्स का, आपका क्या व्यू रहेगा, ले सकते हैं क्या इसको? देखिए एक्चुअली कोई रीजन दिखता नहीं है यहाँ पर पोजीशन बनाने का। एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, 420 रुपए के ऊपर टिकता नहीं है। नीचे नीचे अगर आप देखें तो 360 के नीचे जा नहीं रहा है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक डायरेक्शनल कॉल ना ही ले तो अच्छा है। खरीदारी नहीं करनी है फिलहाल के लिए, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास पोजीशन है तो 360 का स्टॉप लॉस लगा लें। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 420 रुपए के ऊपर निकले। हम्म। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा सर, ऑल इज़ वेल के नाम से आईडी बना हुआ है, 293 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या व्यू रहेगा? तो देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की, जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली चार्ट से बहुत अच्छे लगते हैं। कल ही बैंक ऑफ बड़ौदा में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, हालांकि आज वहां पर फॉलो बैंक नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सब पॉजिटिव लगता है। आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 270 रुपए के स्टॉप लॉस से 6 महीने का टाइम फ्रेम सेट करिए, 340 से 350 के टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है। साईं प्रवीण जी का सवाल है सर, सुपर चैट पर, SDB फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए ठीक है क्या, ऐड कर सकते हैं? पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो व्यू नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपके पास पोजीशन है तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ मिलेगी 770 के ऊपर, अगर 770 के लेवल ब्रेक होंगे तो 840 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है। ठीक है मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मानस सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती थैंक यू। समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई कहाँ रह गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को सॉरी, थोड़ा 5 मिनट डिले हो गया। कोई बात नहीं, बट बस मैं तो यही पूछ रहा था, सब ऑल इज़ वेल ना? हाँ, ऑल गुड सर। ठीक है। प्रदीप भाई ये बताएं कि कुछ एक मैं दर्शकों की क्वेरी ले रहा था, लेकिन पहले आपका इंडेक्स पर व्यू मैं आपसे भी लेना चाहूँगा। इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रांग है, लेकिन अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक पे रैली आना बाकी है। अब ओवरऑल निफ्टी मेटल में मैं एक समझता हूँ कि अभी भी रैली आना बाकी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स अभी भी जो है ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है, एक अच्छा फेयर वैल्यूएशंस के साथ ट्रेडिंग हो रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पेशली थोड़ा बहुत आपको लेवल अभी बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे, मैंने बार बार बताया कि 27,500, 28,000 ऑन द वे, 26,000 को आज एटलीस्ट निफ्टी होल्ड कर पा रहा है। बहुत टाइम बाद 2 से 3 बार फेल हुआ था, उसके बाद 26 को अभी होल्ड करा पा रहा है। मेरे को लगता है कि अगर आज और आधा घंटा 1 घंटा होल्ड करता है तो यहाँ पे और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग मूव आना है, और वो मूव आपको एक बार 26,350 से लेके 26,400 तक लेके जाएगा। और सेकंड, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी रिसेंटली एक डिप भी लगाया था 58,850 के आसपास, अभी 59,230 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक बार आपको 59,800, 60,000 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोनों इंडेक्स ही पॉजिटिव है, लेकिन अभी अगर हम पैसा लगाने की बात करेंगे तो निफ्टी आईटी में करना चाहिए। निफ्टी आईटी बहुत सेफ रहेगा। निफ्टी आईटी सेफ रहेगा। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है और निफ्टी आईटी को लेकर काफ़ी बातें भी होती हैं। और कल तो ज़बरदस्त रैली आई थी 1000 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी आईटी में, और आज भी अच्छी तेज़ी अब देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। हालांकि निफ्टी आईटी आज उतने जोश में नहीं है, 120 पॉइंट ऊपर है जितना कल था, लेकिन हाँ, कल उसने अपना काम कर दिया है, काफ़ी अच्छे से काम किया उसने इंडेक्स को बढ़ाने का, और 26,000 के ऊपर ले जाने का क्रेडिट भी निफ्टी आईटी को ही जाएगा आज। प्रदीप भाई, मैं कुछ एक दर्शकों के सवाल ले रहा था। उसमें एक शेयर है मानबा फाइनेंस, काफ़ी हमारे देर देर से दर्शक पूछ रहे हैं। मानबा फाइनेंस 140 रुपये का लिया हुआ है संदीप सिंह जी ने, इस पर आपका व्यू सर? सर, आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा एक्चुअली वॉल्यूम नहीं आता है, और वॉल्यूम नहीं आता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बोलूँगा आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 131 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। कभी भी ब्रेक होता है तो निकल जाइए, और ऐसे स्टॉक्स में काइंडली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जहाँ पे बेस या तो वॉल्यूम ठीक से नहीं होता। यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट जाने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज 131 का एक स्टॉप लॉस। कोई भी उछाल मिलता है, उछाल में एग्जिट ही प्लान करके आपको जाना है जी। ठीक है। कार्तिक जी का सवाल है सर, पिरामल फाइनेंस 1320 रुपये के लिए हुए हैं, इस पे टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। ओके सर, कौन सा स्टॉक? पिरामल? पिरामल फाइनेंस। ओके सर, देखिए पिरामल फाइनेंस पे ओवरऑल देखेंगे शॉर्ट टर्म में एक बेस भी बना था, उसके बाद धीमे धीमे ऊपर आया है। ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। अभी इसका टारगेट होना चाहिए 1850 1900 के आसपास। 1654 का प्राइस है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। आप करेंट जोन से एक फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएटिव करके जा सकते हो, एंड इसका एक स्टॉप लॉस होगा 1380। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, 1900 के आसपास आपको प्राइस मिलेंगे। संजय कटियारी जी का सवाल है, कैंप्स में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? स्प्लिट का न्यूज़ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर, 5 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट भी है, और कल भी हमने इस पर बात की थी। प्रदीप भाई, ये कैंप्स देखिए कल तो नहीं चला, लेकिन आज ज़्यादा बढ़िया चल गया, 3% ऊपर, 110 रुपये ऊपर। अभी क्या करें सर इस पर? देखिए विवेक सर, जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज है आप देखेंगे सब स्टॉक्स में एक बाइंग देखने को मिल रहा है, और मुझे तो कैंप्स फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगता है। टेक्निकली भी देखा जाए तो एक सपोर्ट था, ऑलमोस्ट सपोर्ट से स्टॉक घूम भी रहा है। 3,500 3,700 एक रेंज था, उस रेंज पे सपोर्ट लिया है। फ्रेश मुझे लगता है कि जिनके पास है आप तो बिल्कुल बने रहिए। जो थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है वो 4,305 के आसपास है।
4300 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे फिर से। 4300 जैसे ही क्रॉस होगा आपको स्टॉक अगेन 4800 एंड 5000 भी आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हुए दिखाई देंगे। टाइम फ्रेम आपको रखना चाहिए मैक्सिमम 2 क्वार्टर, 5 to 6 मंथ व्यू रखिए। मुझे लगता है कि 4800 एंड 5000 ऑन द वे। सियान एग्रो सर, इस काउंटर पर आपकी कोई राय है क्या? सियान एग्रो। हाँ, CIAN, ये BSE लिस्टेड है केवल, 1450 रुपये का चल रहा है, 5% अपर सर्किट पर है। कहेंगे तो मैं BSE का कोड भी बता दूंगा। सर फाइव एक्चुअली हाँ, नहीं नहीं, स्टॉक को मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। जब ये 200-300 पे था उस टाइम से ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में आपका पोजीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आई थिंक कुछ पंपिंग पंपिंग वाला गेम तो सर कुछ ना कुछ यहाँ पे है। इनफैक्ट इन लोगों ने जो पैड भी पोस्ट किया था बहुत बढ़िया, लेकिन ड्यू टू लो वॉल्यूम मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। और अगर आपके पास है, आप काइंडली एग्जिट करने का बारे में सोचिए। एनी टाइम आपको अगर लगता है कि मुझे एग्जिट करना है तो तुरंत आप एग्जिट करके जाइए। रहना नहीं है स्टॉक्स में, चाहे स्टॉक फिर से 3000 क्यों ना हो जाए। ये सस्टेनेबल कंपनी नहीं है, इसमें लिक्विडिटी का सबसे बड़ा इशू है। मान लीजिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे हो एंड आप बाई कर रहे हो, और 10% 15% आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं बाई चांस अगर जिस दिन ये लोअर सर्किट में लग जाएगा ना तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा एग्जिट का। तो करेंटली एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा इस पर्टिकुलर कंपनी से। ठीक है सर। इस समय मार्केट अब बढ़िया चल रहा है। मार्केट अब सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर आने वाला है और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन रही है मार्केट में। रमेश चौहान जी का सवाल है, एलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए सर, क्या करें? देखिए ओवरऑल चार्ट बढ़िया लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा ऊपर से हल्का भी हुआ था, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 954 950 के अराउंड। 950 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है सर। ओरिएंट टेक, रीना परमार जी पूछ रही हैं सर, 460 रुपये का लिया हुआ है, होल्ड करें या एवरेज? ओरिएंटेक, ओके। अभी 368 के आसपास का प्राइस है। देखिए सपोर्ट तो अभी दूर दूर तक नहीं है। 351 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी हिट होता है तो निकल जाइए। अभी 368 है, 395 410 कभी भी आता है तो उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढिए। ठीक है। साक्षी जी हैं, बोल रही हैं कि सर मेदांता पर 1320 रुपये का लिया हुआ है, इस पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू बता दीजिए। मेदांता ग्लोबल हाँ जी। हेल्थ अभी जी। 1199 ऑलमोस्ट 1200 के आसपास का प्राइस है। अच्छा खासा अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट एक अच्छा बढ़िया सपोर्ट भी है 1146 के आसपास। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि अगेन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, बहुत जल्दी आपको स्टॉक 1350 1400 का भाव आते हुए दिखेंगे। तो 1400 पे जैसे ही आएगा तो आप एक बार रिव्यू भी कीजिए, लेकिन अभी बढ़िया सपोर्ट जोन से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, विक्रन एनर्जी इंजन, ये कौन सा शेयर है? 300 शेयर है, 107 रुपये के। विक्रन, विक्रन इंजीनियरिंग हाँ लिमिटेड विक्रन होगा। इंजीनियरिंग, ये आई थिंक। 109 के आसपास का भी बिल्कुल प्राइस बिल्कुल है। सर। जी, इस पर सर मुझे आपका लगता व्यू? है मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इसी स्टॉक्स में एक बार आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 94 के आसपास, क्योंकि ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं। और हमने देखा है हाई लगा के आया था 116 117 के आसपास, उसके बाद अभी 107 8 के पास भी प्राइस चल रहा है। तो इसमें क्लियर कट जो लो था ऑलमोस्ट 92 93 के आसपास था। आप मैक्सिमम 90 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके जा सकते हो। रैली स्टार्ट होगा अगेन 120 के ऊपर, लेकिन अभी फ्रेश बाई नहीं करना है, अवॉइड करना है। 120 के ऊपर इसमें रैली पॉसिबल होगा। ठीक है। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स 814 के लिए हुए हैं शेख मिराज साहब ने, इस पर आपकी राय सर? सर कौन सा स्टॉक? सेल्जर। ओके, अभी प्राइस है ऑलमोस्ट 732 एंड ओवरऑल देखा जाए तो सर नेगेटिव चार्ट टेरिटरी में है। और उसके बाद ये डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट ही मुझे खराब लग रहा है। लेकिन एक अच्छा बढ़िया चीज़ इसमें है कि 2024 में 20 के आसपास का एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट
659 660 के आसपास। तो अगेन स्टॉक ने वहां से सपोर्ट लिया, अभी 732 के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई आप मूवमेंट जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते दिखेंगे 700 705 के आसपास। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 660 पे मेंटेन करना है। जिस दिन ये स्टॉक 660 ब्रेक करेगा उस दिन इसका हाल पूरा खराब हो सकता है। तो इसी के लिए इसमें थोड़ा थ्रेट है, थोड़ा डर है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश बाई अभी करने का सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि चार्ट में कुछ भी सक्सेसफुली बेस फॉर्मेशन या तो आप मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार करंट जोन से अवॉइड करके जाना है, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए 660 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगा। ठीक है। अ, केन्स केफिन टेक यहाँ पर बाय किया हुआ है, मैं बाय करना है। ओके, 50,000 रुपये लगाना चाहते हैं ये भीकम शर्मा जी। लगा लें क्या सर? सर केफिन बहुत ही बढ़िया कंपनी है, केफिन टेक्नोलॉजीज, एंड अभी 1080 के आसपास का प्राइस है। डेफिनेटली आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए आपको 1010 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे कि कैंप्स में रैली आया, बीएससी में रैली आया, सीडीएसएल में रैली आया। और मुझे लगता है कि केफिन टेक्नोलॉजीज के साथ भी आपको जाना चाहिए। आपको 1280 उसके बाद 1500 के आसपास आपको भाव मिल सकता है। थोड़ा व्यू लंबा रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होना चाहिए। तो आप 50,000 इन्वेस्ट कीजिए, एक बार आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और अच्छा वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। और केफिन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री में मोनोपोली भी है। आप देखेंगे केफिन टेक एंड कैम्स दोनों, जितने भी हमारे इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो आप आज ऐप बनाता है या तो जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको डेटा प्रोवाइड करता है एमफी के थ्रू। सो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। और जितने भी जो है म्यूचुअल फंड का कमीशंस वगैरह मिलता है वो आप केफिन टेक्नोलॉजीज के अंदर बिलिंग करते हुए दिखाई देंगे। और रिसेंटली और एक चीज़ है, जितने भी सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है उनका पहले जो केवाईसी उनको फीच करना होता था वो बेसिकली आपको सीवीएल केआरए के माध्यम से करना पड़ता था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा शिफ्ट हो रहा है इसी महीने से केफिन टेक के पास। तो केफिन टेक्स के पास कभी ना कहीं ये जो मार्केट है, मार्केट में एक मोनोपोली है, एक बिजनेस जो है मॉडल है, बिजनेस मॉडल पे एक मोनोपोली है। मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू 1.5 से 2 साल होगा तो स्टॉक यहाँ पे यहाँ से करंट जोन से भी आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे। मैच्योर्ड बिजनेस अभी भी नहीं है, मैच्योर्ड और होना है नेक्स्ट 4 से 5 साल में, और मैच्योर्ड आपको पैट या तो टर्नओवर आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। एसोसिएटेड अल्कोहल सर 1,010 रुपये के लिए हुए हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। हाँ सर, जिनके पास स्टॉक अभी है मुझे लगता है कि बने ये रहने का ही साईं सलाह होगा। प्रवीण जी हैं सर, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचते हैं और काफ़ी अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। हाँ सर, उनका तो नाम भी हमें याद है, आई थिंक आपको भी याद होगा, डेली बिल्कुल कमेंट आता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। शॉर्ट टर्म में एक रैली आया था और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। मुझे लगता है कि 925 एंड 15 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आप सपोर्ट पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। और लॉन्ग टर्म में एसोसिएट अल्कोहल मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और 1250 1300 के आसपास का भाव शॉर्ट टर्म में, उसके बाद 1500 का भाव भी आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। ठीक है सर। अ, गुंजन जी हैं, बोल रही हैं प्रदीप सर मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूं, और जेपी पावर 22 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, होल्ड करूं या एवरेज? कल भी प्रदीप भाई इस पर सवाल आया था, हमने कल बात भी की थी आई थिंक, जेपी एसोसिएट। और देखिए कल उस समय काउंटर ना 19 रुपये के आसपास चल रहा था, और फिर ये कल चला और तेज़ी से चला, और आज ये अब भी तेज़ी से चला है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 22.50 के लेवल से, लेकिन अभी भी 6.5% ऊपर है। खबर हमने कल बताई दी थी कि जेपी एसोसिएट ग्रुप को अदानी ग्रुप बाय कर रहा है, ऐसा अब ऑलमोस्ट कंफर्म होता जा रहा है, क्योंकि जो बैंकर्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी जो झुकाव है वो अदानी की बिड पर जा रहा है। तो जेपी एसोसिएट को अगर वो खरीदेंगे तो उसके साथ 24% स्टेक जेपी पावर का मिलेगा। अब जेपी पावर में अगर 24% स्टेक मिलेगा तो अदानी ग्रुप के सामने दो विकल्प होंगे, या तो वो इस 24% स्टेक को बेचें, हाई वैल्यू पर ही बेचती हैं जनरली कंपनियां, या उसको स्टेक को और बढ़ा के इसको अपनी कंप्लीट सब्सिडरी बना लें। तो अगर सब्सिडरी बनाने का काम करेंगे तो इसमें स्टेक बाय करने के लिए
उनको और पैसा खर्चना पड़ेगा और ओपन ऑफर या किसी भी तरह से वो स्टेक बढ़ाएंगे, तो इसलिए ये जेपी पावर थोड़ा सा रनअप होता हुआ दिखाई दिया आपको कल से अभी तक। करीब जब हमने कल 19 पर बात की थी, आज 22 साढ़े 22 हो गया, तो करीब 15-20% का उछाल इसमें कल से बात करने के बाद अभी 24 घंटे में आ चुका है। प्रदीप भाई, अब चार्ट कैसा लग रहा है 2 दिन के मूव के बाद? कल जब हमने 11:30 बारे बात की थी, जब अलग था चार्ट, आज थोड़ा अलग दिख रहा है। देखिए, ये कल ही पता था, जब मैं एक्चुअल में फर्स्ट कल सुबह शो कर रहा था उस टाइम पे ही ये ऑलमोस्ट ज़्यादा भागा ही नहीं था, बस भागने वाला था, 2-3% भागा था, लेकिन तब से अभी भी मेरा सेम है। ये एक्चुअल में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, अवॉइड करना है पर्टिकुलर स्टॉक को अभी, क्योंकि इससे पहले वेदांत को लेके न्यूज़ आया था, उसके बाद हमने देखा अदानी का नाम आया, बस वो न्यूज़ के कारण 2-3 दिन का मोमेंटम रह सकता है। लास्ट टाइम का जो टॉप है ऑलमोस्ट 27.81 के आसपास का है, और आज का डे का हाई ऑलमोस्ट 22.79, तो डे हाई से थोड़ा बहुत फिर से 1 रुपीज़ नीचे आया है। अब टेक्निकली देखा जाए तो एक अगर फिर से स्टॉक 26-27 का जो जोन है इसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन होता है, देन वी शुड थिंक हम एक बार बाय करेंगे। लेकिन अभी न्यूज़ चल गया है और यहाँ पे 2-1 दिन के लिए मैं ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए एक बार यहाँ पे अवॉइड करके जाना है। फ्रेश बाई करने का सलाह तो मेरे तरफ से नहीं रहेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप एक बार पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली आप बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने 16, 17, 18 पे खरीदा हुआ है तो आपका व्यू होना चाहिए ये जो न्यूज़ आया है इसका एग्जीक्यूशन तक आपको वेट करना है कि फ्यूचर में क्या मैनेजमेंट पे चेंजेस आ रहा है, अच्छा अदानी कितना स्टेक लिया है, बाद में क्या क्या हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप एक पूरा रैली के साथ बने रहते हो तो फिर जाके एक हाई पॉसिबिलिटीज होगा 27 के ऊपर आपको, क्या पता न्यूज़ अगर उस टाइम पे फिर से सही से आता है तो उस टाइम पे ना आपको ये 35-40 तक भी जा सकता है। लेकिन उसके बेसिक्स पे आपको अभी इमीडिएटली बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं रहेगा मेरे तरफ से। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर आपके पास खोने का तो कुछ है ही नहीं। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से अभी 17.50, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एज ए इन्वेस्टर सबको मेंटेन करके जाना है। फ्रेश बाइंग नहीं करना है। फ्रेश बाइंग हम एक बार 26-27 के ऊपर पर रिव्यू करेंगे, देखेंगे, उसके बाद अभी बाय करेंगे। बहुत वॉलेटाइल है, फंसने का चांसेस है, तो इसलिए अवॉइड करना है।